हेलो दोस्तों। तो आज सर्कुलर मोशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन और हम देखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अपन कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखिए, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चला था और अगेन ए पॉइंट तक आने में घूम के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन की बात करें, अगेन ए पॉइंट से चला था और अगेन ए पॉइंट तक आने में जितना समय लेता है उसी को अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूनिट सेकेंड में, यूनिट सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि ये पार्टिकल ए से चला था और एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप इस डायग्राम के ऊपर सीखे हैं, लेकिन अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड, अब हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one revolution on its circular path, पाथ। ठीक है, यही होता है टाइम पीरियड। अब बात करें कि टाइम पीरियड को जो डिनोट किया जाता है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाई टी। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर इसके यूनिट की बात करें तो जो यूनिट इसकी होती है वो होती है सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द number of revolution completed by the particle on its circular path, in unit second। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोटेड बाई एफ या एन।
आप दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप या तो स्मॉल एफ लिख दीजिए या तो एन लिख दीजिए, इससे डिनोट हो गई फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। क्या होती है? पर सेकेंड ये होती है। या इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ये होती है इसकी यूनिट। तो इसको एच जेड से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे भी बोल देते हैं। ये भी हर्ट्ज डिनोट करने का एक तरीका है। तो हम दो चीज़ देखें यहाँ पे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बात हो गई इनके बारे में। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम हटा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो t इज इक्वल्स टू होता है 1/f, या इसी को लिख सकते हैं 1/n। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। तो आप चाहें तो f इज इक्वल्स टू 1/t लिख लीजिए, या आप चाहें तो n इज इक्वल्स टू 1/t लिख लीजिए। बोथ आर सेम। आप इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो f इक्वल्स टू 1/t आ गया। तो ये तो इनके बीच में रिलेशन था। अब हम बात करेंगे इसके बाद रिलेशन बिटवीन, इसके बाद देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन देखा जाए तो देखिए होता क्या है। यहाँ पे आपने देखा है कि t इज इक्वल्स टू होता है 2π/ω। तो आप इसको चाहें तो इसी को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 1/t, और 1/t क्या होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ये कर सकते हैं। ठीक है, या यहीं पे चाहें तो 2πn लिख दीजिए, दोनों बातें सेम है। तो आपने क्या देखा कि जो टाइम पीरियड होता है उसको लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2π/ω, या ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t, या लिख सकते हैं 2πf या 2πn, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखे हैं कि ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक बेसिक पोर्शन था, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एक सिंपल सी नॉलेज थी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, अपन ये देखेंगे। तो देखिए अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो आप लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसा लीनियर एक्सेलरेशन होता था वैसा ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और दोनों को रिलेट करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा इसको डिनोट किया जाएगा अल्फ़ा से। किससे? अल्फ़ा से।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये चीज समझ गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है कि जो अल्फा होता है वो डेल ओमेगा बाई डेल टी होता है। यही मतलब हुआ कि अल्फा क्या हो गया, डेल ओमेगा बाई डेल टी। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो डेल ओमेगा का मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन, अब डेल टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा। तो नॉर्मली अगर बात करें तो ये एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। तो कभी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर के बारे में कि लीनियर एक्सेलरेशन होता क्या था। लीनियर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता था ए से, और ए बराबर हमारा होता था डेल एस बाई डेल टी, सॉरी डेल वी बाई डेल टी होता था, डेल वी बाई डेल टी होता था, ऐसा होता था। इसको हम लिखते थे वहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, हम कुछ ऐसा लिखते थे वहाँ की बात करें तो। ठीक है, अब देखिए हम दोनों में ना एक रिलेशन देखेंगे यहाँ पे, आप खुद देखिए, ये जैसा है वैसा ये भी है। यहाँ पे डेल v है, यहाँ पे डेल ओमेगा है, यहाँ डेल t है, यहाँ भी डेल t है। तो लीनियर और एंगुलर में जो आप देखते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, उसी में जो चेंज करते हैं वहीं से लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी भी आता है। ये बात हो रही है एवरेज की, किसकी बात कर रहे हैं हम, एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, मतलब जो टाइम है वो बहुत छोटा हो जाए। तो जब टाइम बहुत छोटा लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ से जो एक्सेलरेशन आता है बराबर लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे लिखेंगे डेल वी बाई डेल टी, हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो जब ये लिखेंगे तो अच्छा, इसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है, इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन की, तो जैसे ही आप लिमिट लगाते हैं वैसे ही आ जाता है डी, ठीक है, अपॉन डी टी। मतलब आप इसको ना, जैसे इसको लिखने का जो तरीका होता है, डेल वी बाई डेल टी आप लिखते हैं, अब इसे आप लिखेंगे डी वी बाई डी टी, मतलब इसी को लिखते हैं, इसी को डी वी अपॉन डी टी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये तो तब यूज़ किया जाता है जब आपका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। हम बात कर रहे हैं कि जब वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन हो, उस टाइम हम ये यूज़ करते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ज़रा चलिए आगे अब देखते हैं, उसके बाद एक चीज़ और आएगा, उसे भी हम आपको समझाएंगे। अब अल्फ़ा की बात करते हैं, मतलब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। हम अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेल टी होता है वो टेंडिंग टू ज़ीरो होता है। ठीक है,
जब ये होता है तो आप इसी को लिख सकते हैं अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो। आप ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डेल ओमेगा बाई डेल टी। ये चीज़ देखिए जैसा यहाँ हमने किया वहाँ भी वैसे ही करेंगे अपन। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि आपने लिखा अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, अब इसे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब यहाँ पे ओमेगा आपका टाइम का फंक्शन हो। ओमेगा किसका फंक्शन हो, जब ओमेगा आपका टाइम का फंक्शन हो तब जाके यूज़ करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। इतनी बात क्लियर है। तो ये देखिए दोनों चीज़ें ना आपस में रिलेट करेंगे, मतलब जैसा इसका फॉर्मेट है वैसा ही इसका भी फॉर्मेट होगा, आपको देखने को मिलेगा। ज़रा ऊपर का पोर्शन इरेज करते हैं और एक चीज़ आपको और समझानी है, उसे भी समझ लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं। हमने यहाँ बोला कि अगर ये टाइम का फंक्शन हो तो, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि ये टाइम का फंक्शन ना हो, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। ये जो डेल वी है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो आपका, हम बोल दें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। जो आपकी वेलोसिटी है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो उस टाइम क्या करेंगे, और जब आपका ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, जब इसका फंक्शन हो उस टाइम आप क्या करेंगे, जरा इसके बारे में अब देखिए आप। अगर ऐसा हमको देखने को मिलता है तो आप लास्ट वाला देखिए, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। आप यहाँ पे क्या करिए, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जस्ट एक तरीका होता है, ठीक है। आप ऊपर नीचे डेल एक्स से डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको याद हो कि डी एक्स अपॉन डी टी होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमको ये पता है कि जो डी एक्स अपॉन डी टी होता है वह एक्चुअल में वेलोसिटी होता है। तो हम यहाँ से ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी को वी, और ये डी वी अपॉन डी एक्स बचा है, तो डी वी अपॉन डी एक्स ये हो गया। तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। ज़रा यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस है वो आपका डी ओमेगा बाई डी टी है। हमने भी यहाँ पे भी वही बोला कि अगर ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो क्या करेंगे, तो आप ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी जो आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि डी थीटा अपॉन डी टी जो होगा वो ओमेगा होगा। ये आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा बचेगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा ये आ गया। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब
आपका ओमेगा किसका फंक्शन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। ठीक है, तो इतनी बातें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों को अगर हम फिर से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ज़रा उसको आप फिर से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं क्या, dv/dt, या लीनियर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv/dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका वेलोसिटी हो टाइम का फंक्शन, टाइम का फंक्शन जब वेलोसिटी हो तब यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन के लिए था। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है d⍵/dt, और यहाँ पे एक और देखा हमने ओमेगा d⍵/d⍵, ये हमने देखा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे। अच्छा, ये तब यूज़ करेंगे जब ओमेगा आपका टाइम का फंक्शन हो, जब टाइम का फंक्शन हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब ओमेगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, फंक्शन हो। जरा इसे आप एक बार समझिए। चलिए, अब और कुछ बातें यहाँ पे हैं, उनको भी अपन समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होगी वही होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज the change in angular velocity, the change in angular velocity। ठीक है, ये होगी इसी की डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं है किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। बात समझ में आई? मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अल्फ़ा ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो क्या पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा या नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो गई
तो इसका क्या मतलब है, तो हमने देखा कि अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो किस कंडीशन में होती है, अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट हो, अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो ही, नहीं भी हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो वो कौन सी कंडीशन है जब नहीं होगा, तो हम बोलेंगे जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर ओमेगा है तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। जरा कुछ चीज़ों को और समझते हैं अपन। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो अल्फ़ा है वो करता क्या है, जो यहाँ पे अल्फ़ा है वो क्या करता है। और ओमेगा और अल्फ़ा दोनों ही किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उस टाइम अल्फ़ा का क्या योगदान होता है, और अल्फ़ा अगर कुल मिला के अल्फ़ा क्या कर सकता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई पार्ट है, कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो अल्फ़ा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो, मतलब ओमेगा और अल्फ़ा सेम डायरेक्शन में हो, उस टाइम जो पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे वो उसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी। वो मतलब और तेज़ी से घूमेगा, जितना भी तेज़ घूम रहा होगा उससे और तेज़ी से घूमेगा, ठीक है। अगर वहीं पे मान लीजिए कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है लेकिन उसके ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है लेकिन उसके ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, ओमेगा डिक्रीज करेगा, मतलब जो पार्टिकल की स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन, ठीक है। चलिए, अब ज़रा देखें यहाँ पे, तो हमारी हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाएगा। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन को अपन बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी, तो हम इसे ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट करेंगे एटी से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाएगा अल्फ़ा से, ठीक है। अब देखिए, बात हो रही है यहाँ पे, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यहीं से वो रिलेशन निकल के आएगा। अच्छा, एक और चीज़ होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, यानी ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये होता है। अब इसको ज़रा इसमें पुट करें तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आएगा डी अपॉन डी टी, और ओमेगा के प्लेस पे वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर ये रख देंगे, ठीक है।
अच्छा, अल्फा इज इक्वल्स टू रेडियस, क्या आर क्या है, रेडियस, और रेडियस किसी भी सर्कुलर पाथ का रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बनेगा 1/r, अंदर बचा dv/dt। अच्छा, आपको याद हो तो dv/dt क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको अपन लिखेंगे at, तो लिखेंगे at/r। यहाँ पे at क्या है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब चाहो तो आप यहाँ भेज लो इसको, तो at इज इक्वल्स टू आ जाएगा r अल्फ़ा। यहाँ पे अगर आप भेजो तो at इक्वल्स टू क्या आ गया, r अल्फ़ा आ गया। अब अगर इसमें बात करें तो जो अल्फ़ा होता है आपका, सॉरी at होता है, इसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे r फॉर क्या है, रेडियस, ये हमारा क्या है, रेडियस। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशन होता है किसका किसका, लीनियर या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनके बीच में रिलेशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं इसके बाद, ज़रा उसको समझिए तो। अच्छा, हम डायरेक्शन की बात किए थे कभी कि देखिए, अगर हम बात करें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करें, तो ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो किस तरीके से आएगी, तो देखिए हम एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर की जो डायरेक्शन होगी वो या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी। मतलब कि अगर हम इस सर्कुलर पाथ की बात करें, नॉर्मली इस सर्कुलर पाथ की बात करें, हम दो डायग्राम बना रहे हैं जानबूझ के, इसकी अभी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो पार्टिकल या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर इनके डायरेक्शन की बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में, हम बात कर रहे हैं ओमेगा के बारे में, हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा के बारे में। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ज़रा इसके बारे में देखिए। तो थीटा, ओमेगा, अल्फ़ा, इनकी डायरेक्शन या तो ऐसे यानी आउटवर्ड होगी या तो ऐसे इनवर्ड होगी, दो ही तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कुछ और, देखिए इसका अगर इसके ओमेगा की बात करें तो ओमेगा ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल इधर जा रहा है मतलब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहता है। अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहता है तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। और अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इसके पास है, और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी भी है, मतलब इसकी मतलब अगर एक तरीके से बोलें तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ओमेगा इंक्रीज कब करेगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे। पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, आपने ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन देखा उसी डायरेक्शन में है, तो आप बोलेंगे यहाँ की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ये पार्टिकल किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा।
और ऐसे घूमने का मतलब, थंब को देखिएगा, ऐसे घूमने का मतलब कि थीटा ओमेगा और अल्फ़ा की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड द प्लेन होगी। मतलब आउटवर्ड को क्या बोलेंगे, डॉट। आउटवर्ड को क्या बोलेंगे, डॉट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्रॉस इन, क्रॉस इन हमने बोला। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट द प्लेन। क्रॉस जो रिप्रेजेंट करेगा, इन्वर्ट द प्लेन करेगा। इसका मतलब जो डॉट होगा वो आउटवर्ड द प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन। ये हमने क्रॉस इन इसलिए बोला क्योंकि ये जस्ट समझने का एक तरीका है कि क्रॉस का मतलब क्या होगा, इन्वर्ट द प्लेन, इन्वर्ट द प्लेन, ऐसा होगा। अब ये कि यहाँ पे अगर बात करें, सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो इधर की तरफ उसकी लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन उसके ऊपर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, वो पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ है तो क्या हुआ, जो आपका पार्टिकल है वो इधर ही घूमेगा, अभी भी ओमेगा उसका इधर ही होगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही क्या होता है, ओमेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो अब डिक्रीज करेगी, वो धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन और अल्फ़ा की डायरेक्शन देखी जाए तो सभी के सभी क्या होंगे, अभी भी डॉट ही होंगे, अभी भी क्या होंगे, डॉट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कम होने लगे तो क्रॉस हो जाएगा, अभी नहीं होगा। हम नॉर्मली उसी टाइम की बात कर रहे हैं, हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है। लेकिन अगर हम बोला जाए, वो अगर हम बोलें कि क्या उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर कोई स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी या उस पार्टिकल के डायरेक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम बोलेंगे नहीं पड़ता है। तो हम चाहें तो यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं, और वो नोट आप समझिएगा, दो नोट है उसको ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी AT इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing or decreasing, increasing or decreasing speed, speed. Tangential acceleration is not responsible for increasing or decreasing speed. सॉरी, हमने कुछ गलत बोल दिया। हमें बोलना था कि टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। सेकेंड पॉइंट को देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि इट हैज़ नो इफेक्ट, इट हैज़ नो इफेक्ट on the particle direction of motion, on the particle, on the particle direction of motion। ये बात आपको समझ में आ गई कि पार्टिकल के डायरेक्शन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, केवल और केवल जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकता है, लेकिन उसके डायरेक्शन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब इसके आगे की अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन या बोलेंगे इसको इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब जरा यहाँ समझिए, ठीक है। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो अभी हम देख रहे हैं इसको हम पहले भी देख चुके हैं लीनियर में, तो वहाँ और यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस, अब हम जरा उसको देखें। तो देखिए, हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इसको बोलेंगे कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तो हम एक नोट की तरह इसे बोल सकते हैं ये कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, जब अल्फा कांस्टेंट हो। तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज़ कर सकते हैं जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ध्यान हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता था, हाफ ए टी का स्क्वायर होता था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता था। तो ये था लीनियर के लिए। ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं जब लीनियर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि लीनियर पाथ मोशन के लिए ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम एंगुलर की बात करें तो v के प्लेस पे हम पुट करेंगे ओमेगा, u के प्लेस पे हम पुट करेंगे ओमेगा नॉट, ठीक है। a के प्लेस पे पुट करेंगे अपन अल्फा, t के प्लेस पे हम पुट करेंगे t, वही टाइम तो सही वही रहेगा। अब s के प्लेस पे हम पुट करेंगे थीटा। एक्चुअल में ये 4 ही डाटा होते हैं, 4 डाटा से ये 3 इक्वेशन बनाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है। इसको हम बोलते हैं ये हमारा होता है फाइनल, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट को बोला जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा जो होता है इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जो टी होता है वो तो टाइम ही होता है। ये जो होता है आपका थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बोला जाता है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा और हम तीनों को प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की इन रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ठीक है। और हम रिलेट करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन से, और हम देखेंगे कि क्या दोनों सिमिलर हैं या दोनों अलग अलग आते हैं। हाँ जी, देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये शुरू कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, इसको प्रूफ करने का एक तरीका है, हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है। आप यहाँ से क्या करिए कि इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो अल्फ़ा डी टी इज इक्वल्स टू आएगा डी ओमेगा। इसको इस साइड लाइए तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डी टी, ये बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए कि इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, आपको ये लिखना है, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आप यहाँ करेंगे भी डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फ़ा डी टी, आप ये इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे लिमिट लगाइए। आप ये बोलिए, देखिए, जब ये डी टी का फंक्शन है यानी टाइम का फंक्शन है, ये ओमेगा का फंक्शन है, कि जब टाइम ज़ीरो था तो ओमेगा जो था वो ओमेगा नॉट था। मतलब t इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पर जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा नॉट थी, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी हुई वो ओमेगा हुई, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ऐसा मान के करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ लेके आइए, आप बोलेंगे डी ओमेगा, लिमिट आपने लगाई दिया ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा डी टी, यहाँ से टी टाइम क्या था ज़ीरो, तो लिमिट क्या है ज़ीरो से टी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता था वो होता क्या है, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अगर x का करें तो एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। अगर हम केवल डी एक्स का करें इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि ऐसा होता है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन x आता है। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ओमेगा, लिमिट लगाइए यहाँ पे ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले ही हमने बोला है कि अल्फ़ा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और जो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है हम उसको क्या कर लेते हैं बाहर, हम उसको क्या कर लेंगे बाहर। ज़रा इसका हम कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा वो ओमेगा होगा, यहाँ से आपने अल्फ़ा कर लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा है, अंदर आपका बचा है डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी। तो आपने इसको तो बाहर कर लीजिए, टी बचा। अब इसी को इंटीग्रेट किया तो लिमिट भी यहीं लगाएंगे ज़ीरो से टी तक, ठीक है। लगाने का तरीका आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये करेंगे इज इक्वल्स टू, ये बाहर अल्फ़ा रहेगा, पहले टी पुट करेंगे तो यहाँ पे टी माइनस टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे ज़ीरो, तो ये आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया, सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आ गया अल्फ़ा टी, ये आया। ओमेगा नॉट को इधर भेजिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा नॉट, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, प्लस अल्फ़ा टी, ये आ गया। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ठीक है।
इन रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ये बात समझ में आ गई। चलिए ये कॉपी कर लीजिए। और अगर रिलेट करने की बात आए तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ओमेगा किसके प्लेस पे लिखा गया है? वी के प्लेस पे। ओमेगा नॉट यू के प्लेस पे। अल्फ़ा का मतलब ए, एक्सेलरेशन के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? अल्फ़ा। और टाइम तो टाइम है ही, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम प्रूफ करते हैं और देखते हैं। इसको हम साइड में लिख लेंगे क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात करें तो देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। आप लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए ये ऑन द स्पॉट ऑफ प्रूफ नहीं कर सकते जब तक आप पहले प्रूफ ना किए हों। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले आपको प्रूफ करना ज़रूरी है। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना टफ भी नहीं है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप इसको यहाँ भेजिए। ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू आपका आ गया डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी था, इसे आप यहाँ पुट करिए। यानी ओमेगा के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये आपका बाहर डी टी है क्योंकि ओमेगा के प्लेस पे इतना पुट किया गया बराबर डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, और ये डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लिमिट लगाइए। मान लीजिए यहाँ पे कि ये टाइम का फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था तो थीटा कुछ नहीं था, थीटा भी ज़ीरो था। मतलब ज़ीरो टाइम पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो। लेकिन जब आपका टाइम टी हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, बाहर लिखेंगे डी टी, लिमिट लगाएंगे ज़ीरो से लेके टी तक, बराबर लिखेंगे यहाँ पे ये डी थीटा, लिमिट होगा ज़ीरो से थीटा। इंटीग्रेट करने का तरीका समझिए, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे ओमेगा नॉट डी टी, अरे ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में अल्फ़ा टी डी टी, ये हो गया। लिमिट लगाइए ज़ीरो से लेके टी तक, ज़ीरो से लेके टी तक, बराबर ये आ गया डी थीटा, और ये आ गया ज़ीरो से लेके थीटा, ठीक है। अब देखिए ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट है और ये टाइम है, तो ओमेगा को क्या कर लेंगे? बाहर। तो ओमेगा नॉट को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, ठीक है। जब ओमेगा नॉट को आप बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी, यह आपने देखा। लिमिट लगाएंगे ज़ीरो से लेके टी तक, बीच में प्लस है तो प्लस। अल्फ़ा क्या होता है? कांस्टेंट। जब अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा? बाहर। टी डी टी बचा, तो टी डी टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा टी स्क्वायर बाई टू। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे ज़ीरो से लेके टी तक,
बराबर, अब देखिए यहाँ पे डी थीटा है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके थीटा तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, ओमेगा नॉट, अब ब्रैकेट में अपर लिमिट टी के प्लेस पे टी पुट करिए, माइनस टी के प्लेस पे 0 सॉरी, अल्फ़ा यहाँ पे टी के प्लेस पे टी, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आ गया, इज इक्वल्स टू थीटा के प्लेस पे थीटा माइनस 0, आप ये पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ओमेगा नॉट टी प्लस ये आप मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो देखिए 1/2 ये अल्फ़ा टी का स्क्वायर ये आ गया, इज इक्वल्स टू थीटा आ गया, यहाँ पे केवल थीटा बचेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं। अगर इसे आप रिलेट करें तो आप रिलेट कर सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इससे, और देखिए वो वही चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, लेकिन ज़रा इससे आप एक बार देखिए, हो गया। चलिए अब आज का लास्ट देख रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और उसी के हिसाब से हम फिर आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन प्रूफ कर लेते हैं, और देखते हैं कि उसे भी कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, तो हम थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हमने इसमें देखा था कि अल्फ़ा देखा था, और हमने देखा था कि अल्फ़ा जो होता है वो होता है डी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी हमने देखा था अल्फ़ा को। अब हम इसी के हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये हो गया। आप क्या करिए, इसको यहाँ पे लेके आइए, तो अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल्स टू आएगा ओमेगा डी ओमेगा। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे बोलिए कि इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, आप ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करिए, लिमिट लगाइए। तो लिमिट लगाने का यहाँ पे तरीका क्या होगा, थीटा का फंक्शन है, मान लीजिए 0 था, थीटा क्या था, 0, यानी एंगुलर वेलोसिटी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी 0 था, सपोज कर लीजिए ओमेगा नॉट की स्पीड थी उस टाइम। ठीक है, या ओमेगा नॉट से शुरू हुआ पार्टिकल, ओमेगा नॉट से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू किया, और जब वो थीटा डिस्प्लेसमेंट कर चुका था तो उसकी स्पीड ओमेगा हो चुकी थी। यानी कि जब ओमेगा नॉट से शुरू हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। लेकिन अगर बात करें कि जब वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चल चुका था तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, ओमेगा। अब ज़रा इसी को इंटीग्रेट किया जाए, तो यहाँ से देखिए जो अल्फ़ा आपका है वो कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा
लिमिट की बात करें तो 0 से थीटा, तो 0 से थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अभी अगर ओमेगा डी ओमेगा की बात करें, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ओमेगा के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हो गया। अब ज़रा इसी को यहाँ लेके आइए, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा थीटा 0 से लेके थीटा इज इक्वल्स टू अब देखिए ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा, ऐसा हो गया। अल्फ़ा यहाँ पर पुट करिए अपर लिमिट, तो थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो 0 इज इक्वल्स टू ओमेगा पुट करिए अपर लिमिट, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से समझिए, अल्फ़ा थीटा ये आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। आप इसको इधर भेजिए, तो जब इधर इसको भेजेंगे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसे रिलेट करना चाहें तो आप रिलेट कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर स्पीड, इनिशियल स्पीड और एंगुलर इनिशियल स्पीड, फाइनल लीनियर स्पीड और फाइनल एंगुलर स्पीड, ये हो गया। आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम प्रूफ किए हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तक। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू।